Hello students, welcome to the third part of the chapter India's foreign policy. So in the first two parts we have studied about meaning and importance of foreign policy and also studied about national interest and factors influencing on foreign policy. So in this part we will discuss about some objectives of India's foreign policy and fact and early phases of foreign policy. Okay. After taking this preliminary information about foreign policy, we shall now get to know more about India's foreign policy. तो अब तक तो हमने जो है फॉरेन पॉलिसी के बारे में प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लिया है, ठीक है। अब हम आगे जो है इस पार्ट में फॉरेन पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज India got independence in 1947 and from then onwards we started shaping our foreign policy independently. The directive principles of state policy have laid down guidelines about how to shape foreign policy. And Article 51 among the directive principle of state policy lay down the broad framework for foreign policy. And according to it, India should give priority to safeguard international peace and security and resolve our international problems and disputes by peaceful means. See, इंडिया हमारे कंट्री को आज़ादी जो है हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिला 1947 और तब से जो है हमारे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की बनाने की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे कंट्री का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें गाइडलाइंस दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक गाइडलाइंस है, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन गवर्नमेंट को जो है वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में गाइडलाइंस दिया है कि हमारे कंट्री का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसमें किसमें दिया गया है, आर्टिकल 51 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 51 में ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया गया है फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू इट, और इसी मतलब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंडिया को किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए, और जो भी मतलब हमारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है यानी नेशंस के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है या फिर डिस्प्यूट्स हो रहा है तो हमारे कंट्री को उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, पीसफुल मीन्स से, मीन्स कोई जो है शांतिपूर्वक, ओके। Next, the objectives of our foreign policy should be to maintain friendly relations with other nations and respect international law. India's foreign policy till now has been developed in this framework. See, हमारे जो कंट्री का फॉरेन पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि अदर नेशंस के साथ यानी वर्ल्ड में और भी जो नेशंस है अदर कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये दो बातें जो है यानी अदर नेशंस के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखना है और इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना है, तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कंट्री के फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब तक जो है इसी फ्रेमवर्क के साथ डेवलप हो रही है, ओके। सो नेक्स्ट वन, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अभी हमने देखा कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो आर्टिकल 51 में जो गाइडलाइन दिया है अबाउट फॉरेन पॉलिसी, तो हम देखेंगे कि कौन सा गाइडलाइन है, ओके। फर्स्ट वन इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना, तो गाइडलाइंस में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको बढ़ावा देना है, इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को। सेकेंड वन इज मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ऑनरेबल मीन्स क्या होगा, रिस्पेक्ट, यानी अगर नेशंस के बीच में रिलेशन रखना है तो कैसे, मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो अदर नेशन के साथ अच्छा होना चाहिए, हमें जो है दूसरे नेशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स है। थर्ड वन इज foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another. See, अगर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, किसके तरफ बढ़ावा देना, किसको बढ़ावा देना, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना।
और अगर हम किसी मतलब किसी नेशन के पीपल से अगर डील कर रहे हैं, ठीक है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनसे डील करते समय हमारा बिहेवियर जो है अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव्स है। लास्ट वन इज एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर नेशन के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहा है, मतलब वॉर हो रहा है, तो एक पर्सन को बुलाया जाता है। आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं? एक पर्सन होते हैं जो डिस्प्यूट्स को जो है सॉल्व करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेटर। जो डिस्प्यूट को सॉल्व करता है उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। और आर्बिट्रेशन का मतलब डिस्प्यूट को जो सॉल्व किया जाता है, जो पर्सन डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है उसे आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स यानी 4 गाइडलाइन दिए हैं किसमें? आर्टिकल 51 में। ओके, नेक्स्ट सम मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। तो ये हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स देखे, तो कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट वन इज while maintaining friendly relations with neighboring countries, ensure that the defense and security of India is not affected and not to compromise about the geographical boundaries of the nation. See, अगर हमारी कंट्री अगर नेबरिंग कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रख रही है, तो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करते टाइम ये ध्यान देना है, ये इंश्योर होना है कि हमारे कंट्री के डिफेंस और सिक्योरिटी को कोई भी अफेक्ट यानी उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हम जो है नेबरिंग कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के साथ साथ वो टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे कंट्री के डिफेंस और सिक्योरिटी को कोई भी हार्म जो है नहीं पहुंचना चाहिए, और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को लेके तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी नेशन का जो है नेशन का रिस्पेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? इंटीग्रिटी। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि कंट्री का जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया सिटीजन्स लिविंग इन अदर कंट्रीज। This responsibility is fulfilled by the Indian embassies there. See, embassies का मतलब मैंने आप सभी को सेकेंड पार्ट में बताया था, ठीक है, कि अगर हमारे इंडियन सिटीजन्स किसी और कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जो वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज हैं, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब जैसे अगर हमारे इंडियन सिटीजन्स कहीं मतलब अदर कंट्रीज में जैसे अमेरिका में है, ठीक है, यूएस में है, तो वहाँ पे हमारा पॉपुलेशन क्या होगा? कम होगा। तो अमेरिकन जो है, अमेरिकन पीपल कहीं हमको टॉर्चर न करे, ठीक है, हमारे ऊपर अत्याचार न करे, तो ये सब जिम्मेदारी जो है इसकी देख रेख यानी कोई हमारे ऊपर अत्याचार न कर पाए और हमें टॉर्चर न करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फुलफिल करता है? वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसीज रह रहा होता है, ठीक है। एंड लास्ट, to establish economic and commercial relations with other countries for achieving economic development of India. Okay? तो अगर इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है तो अदर कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए? इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन। ओके, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। नेक्स्ट, अ रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। We shall take a review of India's foreign policy in 2 stages. हम लोग जो है फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का रिव्यू जो है 2 स्टेजेस में लेंगे। द पीरियड फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1990 कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेज, यानी जब से हमारी कंट्री आज़ाद हुई तब से लेके 1990 तक इसे जो है फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट स्टेज कंसिडर किया गया। और सेकेंड स्टेज कब से कंसिडर किया गया? 1990 से लेके टिल डेट यानी आज तक, 1990 से लेके आज तक जो है फॉरेन पॉलिसी का कौन सा स्टेज चल रहा है? सेकेंड स्टेज। ओके, सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज। लेकिन हम इस पार्ट में पहले इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में अर्ली फेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी
जो है फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. ओके. प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू शेप्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द अर्ली पीरियड. तो हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले कौन थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके. ही अपोज्ड कॉलोनियलिज्म थ्रू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो जब इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई, उसको शेप किया, तो उसी के थ्रू ये किसके खिलाफ गए? कॉलोनियलिज्म के खिलाफ. कॉलोनियलिज्म मतलब क्या? कि जो भी पावरफुल कंट्री होती है तो वो दूसरे कंट्री को जो है कैप्चर करके, उस पर कब्जा करके उनको गुलाम बनाना, ठीक है, और रूल करना, तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉलोनियलिज्म. जैसे कि हमारे कंट्री में ब्रिटिश ने जो है रूल किया, तो उसको भी कॉलोनियलिज्म कहेंगे. तो जैसे ही मतलब हमारी कंट्री आज़ाद हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया का फॉरेन पॉलिसी बनाया, तो उसी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू वो किसके खिलाफ गए? सबसे पहले कॉलोनियलिज्म के. ओके. एंड ही टुक एन इंटरनेशनलिस्ट पोजीशन. और इन्होंने तुरंत जो है अपने कंट्री को किस पोजीशन पे पहुंचाया? इंटरनेशनलिस्ट. एंड गेव प्रायोरिटी टू ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. और फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही इन्होंने जो है किसको प्रायोरिटी दी? ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को. ठीक है. जो हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव्स है क्या? ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. एंड थ्री थिंग्स इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन दिस पीरियड. और अर्ली फेज में, यानी ये पीरियड में जो फॉरेन पॉलिसी शेप किया गया था, बनाया गया था, तो थ्री थिंग्स जो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी प्रभाव डालते हैं. वो हम देखेंगे. फर्स्ट वन, वी मेड एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इंडिपेंडेंटली. यानी जब हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बनी तो हमने किसके तरफ एफर्ट किया? जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स और डेवलपमेंट्स हुए उसको हमने इंडिपेंडेंटली जो है समझा, हमारी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इंडिपेंडेंटली समझा. ठीक है. विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर. किसी और पावर का, मीन्स किसी और कंट्री के पावर का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था उस टाइम पे. एंड पीस हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंट्रल फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. सी, पीस, फ्रेंडली रिलेशन, ये तो हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का मेन जो है, मेन फीचर्स ही है, ये क्वालिटी है. तो पीस जो है, शांति, ये हमेशा जो है हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो है सेंट्रल फीचर्स बना रहेगा. ओके. सेकेंड है, द थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान वर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट. तो ये दूसरी चीज, जो चाइना और पाकिस्तान से जो हमारे कंट्री को जो हमेशा नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में भी सोचा गया. एंड थर्ड वन इज, वन मोर फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट दिस टाइम वाज द इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस. मतलब अर्ली फेज में जब हमारा फॉरेन पॉलिसी बना था, तो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स इंडिया फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया. कौन सा? इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस. यानी जितना पॉसिबल हो सके खुद के ऊपर डिपेंड रहना. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल्फ डिफेंस रहना, बहुत ही कम जो है ज़रूरत पड़ने पे जो है अदर कंट्री पे डिपेंड रहना. ठीक है. तो अर्ली फेज में जब फॉरेन पॉलिसी मतलब शेप किया गया था, बनाया गया था, तो ये थ्री थिंग्स जो है उसमें इंक्लूड किए गए थे. ठीक है. नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग इंडिया डिसाइडेड टू इम्प्रूव रिलेशंस विद कंट्रीज इन एशिया. Efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and to keep our independence intact. ठीक है. तो स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जो एशिया में और भी जो कंट्रीज़ है उनके साथ जो है रिलेशन इम्प्रूव किया जाए. ठीक है. तो एफर्ट्स भी किए गए, मीन्स हमारे कंट्री ने एफर्ट्स भी किया कि एशियन कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके चले, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अचीव हो सके. ठीक है. और हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो इंटैक्ट, यानी हमेशा जो है लास्ट लॉन्ग तक बना रहे, किसी और कंट्री का उस पर खतरा न रहे. इंटैक्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा? डेंजर. तो किसी और कंट्री का मतलब डेंजर यानी खतरा ना रहे. इसके वजह से जो है इंडिया ने स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया कि एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ है उनके साथ जो है रिलेशन इम्प्रूव करें, उनके साथ कोऑपरेट करके चले, ताकि जो हमारे कंट्री का इंडिपेंडेंस है वो बरकरार बना रहे और हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकें. ओके.
This concept of regional development later expanded to include Africa as well. और जो हमारी इंडिया कंट्री ने डिसाइड किया, यही सेम कॉन्सेप्ट मतलब रीजनल डेवलपमेंट का बाद में जो है कहाँ पे एक्सपांड हुआ, अफ्रीका में. ओके, अफ्रीकन ने भी यही कॉन्सेप्ट को अपनाया, अडॉप्ट किया. ओके, बट सम एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज participated in the military pacts led either by America or the Soviet Union. बट क्या हुआ कि कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट कर लिया किसमें, मिलिट्री पैक्ट्स. जो कोल्ड वॉर हुआ था अमेरिका और रशिया के बीच में, तो कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ने अमेरिका को ज्वाइन कर लिया और कुछ ने जो है सोवियत यूनियन को. ठीक है, दिस स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. मीन्स जो नेशंस थे वो बट गए, वर्ल्ड में जितने भी नेशन थे वो डिवाइड हो गए, क्योंकि अमेरिका और रशिया के पास सुपर पावर था, मिलिट्री पावर था. ठीक है, उनका मिलिट्री पावर स्ट्रांग था. तो कुछ नेशन ने जो है ये डिसाइड कर लिया कि हमें किसको ज्वाइन करना है, किस में पार्टिसिपेट करना है, अमेरिका में ज्वाइन होना और रशिया में. ठीक है, तो जो ये कॉन्सेप्ट था कि रीजनल डेवलपमेंट करना है एशियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री का, ये कॉन्सेप्ट था. इन्होंने ये सोचा था कि अदर कंट्रीज़ के साथ जो है अपना रिलेशन इम्प्रूव करें ताकि जो है हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सके. पर कुछ कंट्री ने जो है ये अमेरिका और रशिया को जो है ज्वाइन करके ये जो रीजनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था ये प्रोसेस को स्टॉप कर दिया. ठीक है, एंड आफ्टर दिस countries of Asia and Africa which did not participate in these military pacts supported the concept of non-alignment. See, तो कुछ कंट्री जो है बच गई थी, एशिया और अफ्रीका में कुछ कंट्री जो है बच गई थी जिन्होंने ना ही अमेरिका को ज्वाइन किया था और ना ही रशिया को ज्वाइन किया था. इन्होंने किस कॉन्सेप्ट को जो है सपोर्ट किया, नॉन अलाइनमेंट के. ठीक है, पीस एंड फ्रीडम became the fundamental principles of non-aligned policy. तो नॉन अलाइंड पॉलिसी का जो है पीस और फ्रीडम ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया. ओके, नेक्स्ट, इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस कॉन्फ्लिक्ट विथ नेबरिंग कंट्रीज. Wars happened between India and Pakistan over the Kashmir question in 1947 to 48 and 1965. सो मतलब फॉरेन पॉलिसी के अर्ली फेज में जब फॉरेन पॉलिसी बनी थी तो इसमें ये भी दिया गया है कि इस पीरियड में इंडिया को अपने नेबरिंग कंट्री से बहुत ही खतरा था. इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी फेस किए थे, जैसे कि दिया गया है कि 1947 से लेके 48 तक, उसके बाद में अनदर वॉर 1965 में किसके बीच में हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर क्वेश्चन को लेके यानी कश्मीर इशू को लेके. ठीक है, इन द थर्ड वॉर that happened in 1971 Pakistan broke apart and independent Bangladesh was created. और थर्ड वॉर यानी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब थर्ड वॉर हुआ कब, 1971 में, तो पाकिस्तान ब्रोक आउट यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बट गया. ठीक है, और एक नया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है क्रिएट हुआ, कौन सा, बांग्लादेश. ओके, इन द डिकेड ऑफ द 1970s there came about some stability in India's foreign policy. और जब 1970 का डिकेड आया तो धीरे धीरे जो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो है स्टेबल हुई. ठीक है, सम स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी आई इंडिया फॉरेन पॉलिसी में. एंड इंडिया हैड राइजन एज अ पावरफुल रीजनल पावर इन साउथ एशिया. और जैसे ही इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में स्टेबिलिटी आई वैसे ही इंडिया ने ग्रो किया एज अ पावरफुल रीजनल पावर इन साउथ एशिया. ठीक है, एंड बाय कंडक्टिंग, उसके बाद में हमारी कंट्री ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए कब, 1974 में. एंड इंडिया हैड आल्सो प्रूव्ड हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. और ये टेस्ट करके यानी 1974 में हमारे कंट्री ने जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए उसके बाद अपने आप को हमारी कंट्री ने अपने आप को क्या प्रूव किया, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. एंड फ्रॉम 1980 कि मतलब हमारे पास भी जो है वो क्षमता है, हमारे पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है. ठीक है, एंड फ्रॉम 1980 हाउएवर सम चेंजेस बिगैन टू टेक प्लेस. और 1980 से जो है
कुछ चेंजेस जो है होने लगे, कुछ बदलाव आए. ओके, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दैट इज सार्क वॉज स्टैब्लिश. ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जिसके कौन से कंट्री मेंबर्स है, जैसे भूटान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हमारा इंडिया भी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, मालदीव्स. तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ये कंट्रीज जो है भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया एंड मालदीव्स ये मेंबर्स है. और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है. ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो है इम्पॉर्टेंट बातें क्या है कि इसमें कौन से प्रिंसिपल इंक्लूड किए गए हैं, जैसे रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल्स इस ऑर्गेनाइजेशन में दिए गए. तो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैब्लिश किया गया. कौन सा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. एंड इंडिया initiated a dialogue to improve relations with China, and India also started interaction with America for cooperation in the field of security. ठीक है, और इंडिया ने धीरे धीरे जो है चाइना के साथ भी रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए बातचीत की. एंड इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड इंट्रैक्शन, और इंडिया ने किसके साथ इंट्रैक्शन बनाना स्टार्ट किया? अमेरिका, फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड.